हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। इसके पिछले 10वें वीडियो में मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताया है, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है परमाणु की संरचना की, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, उसको समझाने में श्रोडिंगर इक्वेशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये अलग बात है कि हमारे कोर्स में एनसीईआरटी ने श्रोडिंगर इक्वेशन को बहुत ज्यादा नहीं दिया है, तो हमने उतना ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इस 11वें वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही पहली बार दिया गया था। वो इसलिए कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन के कक्षक में किस तरह से व्यवस्था है, वो किस तरह से घूम रहा है, इसको समझाना आसान है। लेकिन जब बहु ऐसे परमाणु जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को हम मैन्युअली लगाना चाहते हैं तो काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये अलग बात है कि कंप्यूटराइज सिस्टम से हम उसको लगाते हैं तो हमको ये मालूम चलता है कि एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अलग अलग कक्षकों में किस तरह से व्यवस्थित हैं, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको कंप्यूटराइज सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मानवीय मैन्युअली हम उसको नहीं निकाल पाते हैं, यह बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उसके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो तरंग फलन या जो साई हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशन में, कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें आपने एच साई इक्वल टू ई साई लिखा था, ठीक है। तो ये जो साई है जिसको हम तरंग फलन कह रहे हैं, एक्चुअली नाम ऐसा लिख दिया है तरंग फलन, जिससे हमको लग रहा है कि शायद ये तरंग से संबंधित होगा, इसका कोई तरंगदैर्ध्य होगा, कोई आवृत्ति होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी चीज नहीं है। तरंग फलन का मतलब है कक्षक, बस इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है उसके बारे में विस्तृत जानकारी निकालना, ये तरंग फलन कहलाता है। तरंग फलन कक्षक के बारे में जानकारी देता है, न कि उससे संबंधित कोई तरंग है। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उसके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है उसकी जानकारी ये देता है और उस कक्षक में कितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि कक्षक जो है नाभिक के जितने पास रहता है उसमें ऊर्जा उतना कम होता है। सारी ऊर्जाएं किसी भी कक्षक में वो ऋणात्मक चिन्ह वाले होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो नाभिक के पास आते हैं उनमें से ऊर्जा निकलते चली जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाते हैं उसकी ऊर्जा ज्यादा होते चले जाती है। और आपको बता दें कि पहले ही बताया हूं कि नाभिक से स्वतंत्र हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कक्षक से, तो उसकी ऊर्जा अधिकतम मानी जाती है और वो होती है शून्य ऊर्जा होती है। और जब वो किसी कक्षक में आ जाता है तो उसकी कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है, इसलिए उसकी ऊर्जा शून्य से नीचे यानी ऋणात्मक में चली जाती है। और जितने नाभिक के पास में जाते जाती है उसकी ऊर्जा उतनी ऋणात्मक होते चले जाती है, ठीक है। इन्हें तीन क्वांटम संख्याओं, मुख्य क्वांटम संख्या n जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, दिगंसी क्वांटम संख्या, ये बिगंसी लिख दिया है लेकिन एक्चुअली दिगंसी होता है, दिगंसी क्वांटम संख्या एजीमुथल जिसको L से दर्शाते हैं, तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक जिसको ML से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, जैसे कि आप इसको पहले समझ लीजिए, इसमें हम क्या बताने वाले हैं। जैसे कि ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। इसके चारों तरफ ये जो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अपन मानते हैं, इसको मान लो हम कोश कहते हैं, कोश। और कोश के अंदर होते हैं उपकोश, ठीक है, एक इसमें दो, है ना। जितने ज्यादा कोश होते हैं उतने ज्यादा उपकोश होते हैं। जैसे पहले कोश में सिर्फ एक उपकोश, दूसरे में 2 उपकोश, तीसरे में 3 उपकोश, चौथे में 4 उपकोश, ऐसा बढ़ते चले जाता है। और इन उपकोशों के अंदर कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। और इसमें एक चौथा भी जो होता है, ये क्वांटम संख्या, चौथी क्वांटम संख्या जिसको अपन चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर S से दर्शाते हैं। तो किसी एक कक्षक में, जैसे ये एक कक्षक है ना, जो उपकोश के अंदर है और उपकोश कोश के अंदर है,
तो अब एक बात समझ लीजिए, पहले तो ये जो कोश हैं जिनको हमने पहले कोश कहा, वो कोश मुख्य क्वांटम संख्या से हम दर्शाएंगे। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो ये पहले कोश के बारे में बात कर रहा है, 2 है तो दूसरे कोश, 3 है तो तीसरे कोश। और जो एजीमोथल क्वांटम संख्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकोष को दर्शाता है। जैसे एक पहले कोष के अंदर एक उपकोष, दूसरे कोष के अंदर 2 उपकोष, तीसरे कोष के अंदर 3 उपकोष, ऐसे जो होते हैं ना, उन उपकोषों को दिगंशी क्वांटम संख्या दर्शाता है। और उनके अंदर जो कक्षक होते हैं उनको दर्शाता है क्वांटम, ये मैग्नेटिक क्वांटम दर्शाता है। और कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो चक्रण है, सीधा चक्रण होगा कि उल्टा चक्रण होगा, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से दिखाते हैं। तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रहते हैं और ऐसे कई कक्षक हो सकते हैं किसी उपकोष में, कैसे उसको भी हम देखेंगे अभी। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होते हैं, ऐसे अपने आप में ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो चक्रण एक सीधा एक उल्टा घूमेगा तभी दोनों यहां रह सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, वो एक तरफ रहेंगे तो, है ना, ऐसा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। ठीक है, तो किस ऊर्जा स्तर में है ये उस बात पे निर्भर करेगा कि वो किस कोश में है, किस उपकोष में है, इन सब चीजों पे निर्भर करेगा। क्योंकि उपकोष में भी ऊर्जा कम ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो ये एक नाभिक है, इसके चारों तरफ ये एक कोश है, इस कोश में मान लो 3 उपकोष हैं, ऐसा 3 उपकोष है, sp_d ऐसा, या sp_df 4 उपकोष है मान लो। तो जो s है उसमें सबसे कम, p में उससे ज्यादा, d में उससे ज्यादा और f में उससे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो एक कोश के अंदर जो उपकोष होते हैं उनको sp_df में बांटते हैं, और उनको उपकोषों में s में सबसे कम, p में ज्यादा, d में ज्यादा और f में सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक ही कोश के अंदर उपकोषों में भी ऊर्जा स्तरों में अंतर होता है। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो तरंग फलन आपको यही जानकारी देता है कि वो किस कोष में है, किस उपकोष में है, इन सब चीजों की जानकारी तरंग फलन में हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलेगी। तरंग फलन एक गणितीय फलन है। फलन का मतलब प्रोड्यूस किया हुआ। फल किसको बोलते हैं? किसी पेड़ का फल वो उसका उत्पाद होता है, और फलन का मतलब है उसने उत्पादन दे दिया है। तो तरंग फलन में हम किस चीज का उत्पाद प्राप्त करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की जानकारी, उसकी ऊर्जा, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यह उसका फल है, जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीजें हम ये क्वांटम संख्याओं के द्वारा जानकारी लेंगे। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है ना। अब इसमें हम देखेंगे तरंग फलन कि कोई एक निश्चित चीज को तरंग फलन कह दें, इसकी कोई भौतिक अर्थ बता दे, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस टाइप की चीज नहीं है ना। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक ही कक्षक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं जिसमें रहता है। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय कहलाते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, कोई चीज। तो परमाणु भी अपने आप में एक सिस्टम है, एक निकाय है। और कैसा निकाय है? जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा निकाय है। ठीक है, एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब प्रायिकता, हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है तो, लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। फिर भी चलो आपने अगर स्थिति का निर्धारण कर लिया तो उस बिंदु पर उसकी जो प्रायिकता है, पाए जाने की जो प्रायिकता है, वो तरंग फलन के स्क्वायर के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुक्ति करते हैं। प्रागुक्ति का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब अंदाज लगाना। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी के द्वारा हम हाइड्रोजन परमाणु से किस प्रकार के स्पेक्ट्रम निकलेंगे, जो आपने लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड श्रेणी पढ़ा था,
उनका सही सही अंदाज भी आप सही सही निर्धारण भी कर सकते हो श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा, क्वांटम थ्योरी के द्वारा। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी। तो बोर मॉडल ने भले ही आधुनिक सिद्धांत की नींव जरूर रखी, लेकिन बहुत सारी कमियां उसमें रह गई थी। ये बात हमने पिछले क्लासेस में भी देखा है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये इनके बारे में दिया है, श्रोडिंगर के बारे में, तो इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। श्रोडिंगर अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रेजरी झेलने वाले व्यक्ति रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, ये काफी परेशान रहे हैं। ठीक है, तो इरविन श्रोडिंगर ऑस्ट्रिया के भौतिक वैज्ञानिक थे। 1910 में सैद्धांतिक भौतिकी में वियना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, प्लांक के कहने पर 1927 में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्लांक के बाद कार्यभार संभाला था। तो ये भौतिकी का जो लैब था बर्लिन विश्वविद्यालय का, उसके हेड बने थे प्लांक के बाद। लेकिन 1933 में हिटलर, चूंकि जर्मनी में है बर्लिन और वहां पर हिटलर का राज था उस समय, सेकंड विश्व युद्ध भी हिटलर के कारण से हुआ था। नहीं, हिटलर तो ठीक है, हिटलर जर्मनी में, ठीक है, और मुसोलिनी वहां पर इटली में थे। तो एक्चुअली हिटलर की जो नीति थी वो विस्तारवाद की नीति थी। विस्तारवाद का मतलब क्या होता है कि अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, वो विस्तारवाद कहलाता है। जैसे अभी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस के देश लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे कुछ एरिया में कब्जा करने के लिए। आप लोग सुनते होंगे हमेशा कि हमारे सैनिकों के साथ उनकी झड़प होती रहती है। तो ये उनके विस्तारवाद नीति का ही परिणाम होता है, जो आखिरी में दोनों देशों को नुकसान कराता है। तो उस समय जर्मनी में जो हिटलर वगैरह थे, उनकी विस्तारवाद की नीति चल रही थी, तो उसका ये विरोध करते थे। हालांकि साइंटिस्ट को ये सब चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है, लेकिन ये पढ़े और विरोध किए तो इनको जर्मनी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो देखिए बर्लिन छोड़कर 1936 में वापस ऑस्ट्रिया लौट गए। ऑस्ट्रिया पर जब जर्मनी का आक्रमण हुआ तब उन्हें आचार्य पद से भी हटा दिया गया। जहां पर वो काम कर रहे थे ऑस्ट्रिया में, वहां से भी भगा दिया गया और वे आयरलैंड चले गए, डबलिन, जहां वे 17 साल रहे। 1933 में उन्हें PAM डिराक के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतने बड़े वैज्ञानिक, देखिए समझिए कि कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि इनके दिए हुए समीकरण को हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझा नहीं पाते हैं। ऐसे समीकरण को इस आदमी ने दे दिया था, इस वैज्ञानिक ने दिया था। तो सोचिए कि इनके ब्रेन का क्या लेवल रहा होगा। ठीक है, आइंस्टाइन से कम व्यक्ति नहीं रहे होंगे ये। लेकिन वो ये है कि छोटी सी गलती कि आप राजनीति में पड़ गए, राजनेता लोगों के बारे में आपने बात करना शुरू कर दिया, तो इसके कारण से दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले जो स्पेक्ट्रम है, उससे जुड़े हुए जो तरंग दैर्ध्य हैं, उनको कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन जब बहुत सारे परमाणु, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उनका अलग अलग स्पेक्ट्रम निकालना ये मैनुअली मुश्किल है। तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल नहीं दिया जा सकता था, है ना, एग्जैक्ट, कि श्रोडिंगर समीकरण अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालेंगे। इस कठिनाई को सन्निकटन विधि के द्वारा दूर किया गया। सन्निकटन मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज का रिजल्ट नहीं बता पाते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता पाते हैं, तो आप उसके आसपास का रिजल्ट बताते हैं कि ठीक है भाई, ये करीब 2 के आसपास होना चाहिए, इसका अर्थ 2 के आसपास, इसका हल 2 के आसपास, ऐसा परिणाम, ऐसा बोलते हैं। एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हैं कि 2.11 आ रहा है, ऐसा अगर आप नहीं बता पा रहे तो क्या बोलोगे कि यार इसका जो उत्तर है ना 2 के आसपास आएगा, ऐसा। तो इस टाइप का सन्निकटन कहलाता है, सन्निकटन। ठीक है, कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। ठीक है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा कक्षक हैं, लेकिन उनके कक्षक भी वैसे ही हैं जैसे कि हाइड्रोजन के हैं। यह अलग बात है कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों के साथ उसका आकर्षण बल बढ़ता है, तो उनका जो परमाणु कक्षक की जो दूरी है, आकार है, वो छोटा हो जाता है, क्योंकि पास में, जैसे मान लो कि नाभिक में 1 प्रोटॉन है और उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में एक ही का रहेगा आकर्षण बल। लेकिन मान लो 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को दोनों के द्वारा आकर्षित किया जाएगा, तो डबल, दो ने 4 गुना हो गया आकर्षण बल।
तो 4 गुना हो गया, तो ये जो है कक्षक जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये छोटा हो जाएगा क्योंकि खींच के ज्यादा पास में आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप की संभावना हो जाती है। हाँ, इनमें से मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण से होती है। फलतः कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया। आप आगे के उपखंडों में पढ़ेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं n और l क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहली बात कि n जितना कम रहेगा उसमें ऊर्जा भी उतनी कम है। जैसे n बराबर 1 यानी पहला कोश, n बराबर 2 मतलब दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, तो उनमें ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पहले दूसरे तीसरे के बाद बढ़ते जा रही है ना। और वैसी l की बात करेंगे तो s p d f g h i ऐसा, हालांकि s p d f बस इतने 5 ही उपकोष पाए गए हैं अभी तक। तो इनमें s में कम, p में ज्यादा, d में ज्यादा, f में और ज्यादा, इस टाइप के होते हैं। तो n और l के मान पर निर्भर करेंगे। ठीक है, एक कोश के अंदर कितने उपकोष हैं और उपकोष में SPDF जो है उनकी ऊर्जाएं। तो कोश बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है और कोश के अंदर जो उपकोष है उसमें SPDF में ऊर्जा बढ़ती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल n क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। अब चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही कोश है, एक ही कक्षक है, उपकोष भी एक ही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक कोश, एक उसके अंदर एक उपकोष, उसके अंदर एक कक्षक। तो अब उसमें आप ज्यादा ऊर्जाएं कहां से पाओगे? आप एक इलेक्ट्रॉन है तो कितनी ऊर्जा एक ही ना पर रहेगी, ऐसा है ना। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। अब इन सब से हमको क्या समझ में आया, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पूरी तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन पर डिपेंड करता है। परमाणु क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण ये हैं। पहला, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। फिक्स्ड, कि अगर पहले कक्षक में है उसके अंदर एक ही उपकोष है, उसके अंदर पहले कोष में है उसके अंदर एक उपकोष है, उसके अंदर एक कक्षक है, तो उसमें जो ऊर्जा रहेगी वो फिक्स्ड है, ऐसा। दूसरा उपकोष है तो उसमें फिक्स्ड है, ऐसा। तो क्वांटीकृत है। उदाहरण के लिए जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, है ना, तो भाई वो कक्षक में होने चाहिए, कोष में होने चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रोटॉन के द्वारा जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे आकर्षण बल से। इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन भले ही कण है लेकिन उसमें तरंग जैसे भी गुण हैं। जैसे आपने देखा था तरंग की द्वैत प्रकृति और बाद में देखा था आपने द्रव्य की द्वैत प्रकृति। पहले तरंग की द्वैत प्रकृति क्या देखा कि तरंग के साथ कण शामिल होते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबक की तरंग है, तो इसमें भी कण होते हैं जिसको हम क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। वैसे जो द्रव्य के कण होते हैं गति कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो गति कर रहे हैं, तो उनके साथ भी तरंग शामिल हो जाता है। तो तरंग की द्वैत प्रकृति और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भले ही एक कण है लेकिन उसकी द्वैत प्रकृति है और उसमें तरंग भी शामिल है। तो ये ऊर्जा स्तरों को बताने में हमको आसानी होती है इससे। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा हम इसको हल कर पाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है ना। तो कौन कौन से कक्षक हैं, कैसे ऊर्जा स्तर हैं, ये हम समझ पाते हैं। तीसरा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसको तो हमने कई बार पढ़ा पिछले वीडियोस में। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब आप स्थिति और वेग को एक साथ निर्धारित नहीं कर पाओगे तो किस पथ में जा रहा है उसको कैसे निर्धारित करोगे। इसलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, आप ध्यान रखेंगे। बड़ा ये सोफिस्टिकेटेड टाइप का टर्म है, कॉम्प्लेक्स टाइप का टर्म है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं संभावना। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन है इसकी आप सिर्फ संभावना बता सकते हो।
ठीक है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही अभी पढ़ाया था इस वीडियो में कि तरंग फलन जो है वो परमाणु कक्षक कहलाते हैं, है ना। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, तो उस कक्षक की वो परिभाषा बताता है कि किस कक्षक में कैसा है, ये तरंग फलन है। क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, वो sp,d,f किसी में भी उसके अंदर किसी भी कक्षक में हो सकते हैं। अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। तो कितने कक्षक हैं ये हम अभी आगे क्वांटम संख्या में पढ़ेंगे। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित है। तो हम तो भी हाइड्रोजन परमाणु पढ़े ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक है, एक उपकोश है, एक कोश है। तो उसी की तरंग फलन पे पूरा जो सिद्धांत है परमाणु की संरचना का वो टिका हुआ है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है ना। उस कक्षक से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, नीचे जाएगा तो ऊर्जा कम होगी। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों विपरीत चक्रण वाले रहते हैं, एक समान चक्रण वाले एक साथ नहीं रह सकते। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब यह है कि पहले S वाले कक्षक में, फिर P वाले कक्षक में, फिर D वाले में, फिर F वाले में, और F के बाद भी अगर बना तो G H I ऐसा, लेकिन वो होता नहीं है। F के बाद आखिरी भरता है, बस उतने में पूरा जो हमारे 105-6 परमाणु हम तत्व खोजे गए हैं उनके परमाणु का जो विन्यास है कक्षकों का वो sp,d,f तक सीमित हो जाता है। हाँ, अगर कभी हम बहुत ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला कोई तत्व खोज लेंगे तो शायद वो sp,d,f का ghi भी मिले, शायद। अभी तक तो F वाले तक में फुल हो जाता है। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो तरंग फलन में हम वही समझाने की कोशिश करते हैं किसी परमाणु का निश्चित कक्षक है, उसे सॉरी किसी इलेक्ट्रॉन का निश्चित कक्षक है। क्योंकि जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो निश्चित है वो इलेक्ट्रॉन 1s वाले कक्षक में रहेगा। 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप 2s या 2p या 2d 3d या 4f में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? पहले में केवल s रहता है, दूसरे में s और p रहता है, तीसरे में sp,d रहता है, चौथे में sp,d,f रहता है। ये अलग अलग कक्षक हैं, ठीक है, जो हम उपकोश के अंदर पाएंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होता है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। तो साई एक काल्पनिक चीज है जिसका कोई भौतिक वो अस्तित्व नहीं है, लेकिन देखिए कि इसी से हम सारी चीजों का हम निकाल पाते हैं, हल निकाल पाते हैं, उनकी जानकारी निकाल पाते हैं। किसी परमाणु में, एक मिनट, किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। तो प्रायिकता, अब किस कक्षक में परमाणु में किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा इसकी संभावना देखना है अपने को। तो वहां पर जो तरंग फलन है उसके वर्ग के समानुपाती है ना। तरंग फलन हमको अगर पता चल जाए तो उसका वर्ग निकालेंगे, वो उसकी संभावना है कि उस कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं। इसको प्रायिकता घनत्व कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर को, ठीक है। मतलब वहां पर वो कितना पाया जाएगा तो उसका घनत्व कितना होगा ये आप समझ लीजिए। यह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है।
तो वही चीज हमने देखा ना कि साई स्क्वायर हमको वही तो बता रहा है, संभावना बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाएगा। तो इससे हमको ये निकालना संभव हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में है कि नहीं है, ये संभावना हमको पता चल जाएगी। अब है कक्षक और क्वांटम संख्या। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके बाद मान लो, एक मिनट, ये नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसके बाद ये पहला कोश है ना। कोश जो होते हैं इनको हम मुख्य क्वांटम संख्या n से दिखाते हैं। जरा ध्यान से समझिए ताकि आगे की सारी चीजें आपको समझ में आए। मुख्य क्वांटम संख्या जो कोश को दर्शाता है, पहला कोश है ना, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, 3 कोश हम बना ले। ठीक है, अब कोश के अंदर होते हैं उपकोश। ठीक है, उपकोश कितने रहेंगे, एक कोश के अंदर कितने उपकोश? जैसे कि मान लो आप किसी कॉलोनी में घुसते हैं तो उसमें जो मकान बने हुए हैं उस मकान में कितनी मंजिलें पाई जाएंगी, वो निर्धारित करेगा कि वो मकान कितने नंबर पे बना हुआ है। मान लो आप कॉलोनी के गेट से घुसे, ठीक, तो जो पहला मकान पड़ेगा, ये पहला मकान हुआ पहला कोश। ये मकान सिर्फ 1 मंजिल का बना रहेगा। दूसरा मकान ये 2 मंजिल का बना रहेगा। तीसरा मकान 3 मंजिल का बना रहेगा। ऐसा हो गया। चौथा मकान 4 मंजिल का बना रहेगा। आप ये समझिए। तो वैसे ही है, पहला कोश जो है ये पहला घर है जिसमें एक ही उपकोश है, एक ही उपकोश है, ये उसकी मंजिल है, एक ही उपकोश है। दूसरा कोश दूसरा मकान है जिसमें 2 मंजिलें हैं, तो इसके अंदर 2 उपकोश रहेंगे, ऐसा। तीसरा मकान 3 मंजिला है, मतलब इसमें 3 उपकोश रहेंगे, 1 2, ये 3 उपकोश, ऐसा। चौथा मकान रहेगा तो 4 मंजिल रहेंगे, 1 2 3 4 मंजिल, तो इसमें 4 उपकोश रहेंगे। तो ये जो उपकोश हैं, ठीक है, इनको अपन दिगंश क्वांटम संख्या से दिखाते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो घर की संख्या है, 1 2 3 4, ये घर की संख्या है। इसमें जो मंजिलें हैं यानी उपकोश हैं, ये दिगंश क्वांटम संख्या से दिखाते हैं। 0 1 0 1 2, क्योंकि नीचे की मंजिल को अपन ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, 0, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो पहले घर में सिर्फ एक ही उपकोश, एक ही मंजिल है जो कि ग्राउंड फ्लोर है। दूसरे में ग्राउंड फ्लोर भी है और पहला मंजिल भी है। ग्राउंड फ्लोर, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, ऐसा समझिए। समझ रहे हैं बात को? मतलब एक कोश के अंदर कितने उपकोश, ये हमको देखना है। ठीक है, कितने मंजिल हुए, ऐसा हुआ। एक घर में 1 मंजिल तो ग्राउंड फ्लोर, वो 1 उपकोश हो गया। दूसरा घर यानी दूसरा कोश, उसमें 2 उपकोश यानी 0 और पहला मंजिल, ऐसा। फिर 1 2 3 मंजिल, फिर 1 2 3 4 मंजिल। अब हर एक मंजिल में कितने रूम, ये भी देखना है हमको। तो मंजिलों में रूम की संख्या बढ़ती जाएगी। पहले मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ 1 रूम रहेगा, ग्राउंड फ्लोर में 1 रूम, ठीक। उसके बाद पहले मंजिल में 3 रूम, उसके ऊपर वाले मंजिल में 5 रूम, S P D F, ऐसा। S में 1 रूम, P में 3 रूम, D में 5 रूम और F में 7 रूम, ऐसा रहेंगे। कोई एक ही मंजिल का है तो उसके 1 मंजिल है, उसमें 1 ही रूम है। कोई 2 मंजिल का है तो नीचे वाले में 1 रूम, ऊपर वाले में 3 रूम, फिर नीचे वाले में 1 रूम, उसके ऊपर वाले में 3 रूम, उसके ऊपर वाले में 5 रूम।
फिर उसके ऊपर वाले में 7 रूम अगर किसी और मकान में है तो इसको समझ पाए आप लोग कैसे हो रहा है ना। तो इसको मैं फिर से एक बार बताता हूं, देखिए जैसे कि ये नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अब ये इसका पहला घर है। हमने कहा कि पहले घर में एक ही मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर, जिसको हम जीरो मंजिल कहते हैं। तो ये इसका 0 मंजिल हुआ। और हमने कहा इसके अंदर एक ही रूम है, तो ये एक रूम ले लिए, चलो एक रूम, और एक रूम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब कॉलोनी में घुसे तो पहला मकान 1 मंजिल का है, 1 मंजिल मतलब ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर में कभी भी एक ही रूम रहेगा, बस ये फिक्स है। एक रूम में, किसी भी रूम में कहीं भी सिर्फ 2 व्यक्ति रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो पहला है, पहला कोश है जिसको n बराबर 1 कहेंगे, इसमें L बराबर 0 हुआ, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर को 0 कहेंगे, एक ही फ्लोर है। और उसके अंदर एक ही रूम है, एक रूम को हम S कहेंगे, पहले रूम को S कहेंगे, समझ पाए आप। तो n बराबर 1 हुआ, तो L बराबर 0 हुआ, और जो m बराबर हुआ, m बराबर S हुआ, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, SPDF ऐसा हुआ, ठीक। तो पहला वाला आपने ऑर्बिट समझ लिया, पहला वाला कोश आपने समझ लिया, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। अब हम दूसरा कोश समझेंगे। जैसे मान लो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पहले कोश के बारे में आपको जो भी था वो मैंने समझा दिया। अब हम दूसरे कोश के बारे में समझते हैं। ये दूसरा कोश है, n बराबर 2, मतलब दूसरा मकान आ गया। तो दूसरे मकान 2 मंजिला बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर को हम 0 कहते हैं और फर्स्ट फ्लोर को 1 कहते हैं, ठीक। तो इसमें 2 मंजिल बना हुआ, एक हो गया L बराबर 0 और दूसरा हो गया L बराबर 1, मतलब पहला मंजिल, ये पहला मंजिल, ठीक। अब जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सिर्फ एक ही रूम है S, तो हमने इसमें एक रूम बना दिया S, ठीक। और इसमें 3 रूम हो जाएगा, पहले मंजिल में 3 रूम, जिसको अपन कहते हैं 3P, PX, PY, PZ कहते हैं, है ना। तो 3 रूम इसमें बना दिए, 1 2 3 रूम। नीचे वाले फ्लोर में 1 रूम, उसके ऊपर वाले फ्लोर में, मतलब ग्राउंड फ्लोर में 1, पहले में 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे रूम बने होने हैं। तो देखिए कि पहले कोश में सिर्फ एक उपकोश था, यानी ग्राउंड फ्लोर था, उसमें सिर्फ एक रूम था। दूसरे वाले में 2 फ्लोर हो गए, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में 1 रूम, ठीक है। और ये जो S और P लिख रहे हैं ये M हुआ ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या S और P, ठीक है। तो ये दूसरे कक्षक की बात हो गई कि इसमें इतने सारे रूम्स बने हुए हैं, मतलब दूसरे मकान की बात हो गई। पहले मकान में ग्राउंड फ्लोर, दूसरे मकान में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ऐसा हुआ। फिर तीसरा मकान देखते हैं, है ना। जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पहला मकान हुआ, ये दूसरा मकान हुआ, इनको हम समझ गए। अब हम तीसरा मकान ले रहे हैं, चलो तीसरा मकान, ठीक है। तीसरे मकान में n बराबर 3, तो तीसरे मकान में क्या है, L बराबर 0 1 और 2, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर बने हुए हैं, ठीक। तो 3 फ्लोर ये ऐसे बने हुए हैं, ये 3 फ्लोर बने हुए हैं, चलो ठीक है। इसमें 3 फ्लोर बने हैं, और मैंने आपको बताया है कि फ्लोर में रूम की संख्या भी फिक्स है। कितनी कितनी है, पहले में 1 रूम, दूसरे में 3 रूम, मतलब ग्राउंड में 1, पहले में 3, और दूसरे मंजिल में 5 रूम हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये S हुआ, ये P हुआ, ये D हुआ। हमेशा किसी भी रूम में 2 ही व्यक्ति रहेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो M बराबर कितना हुआ, ये S हुआ, ये P हुआ, ये D हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर इसके ऊपर वाले एक और कोश में चले जाते हो, n बराबर 4,
तो इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एल बराबर कितने होंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर आ गया। ग्राउंड फ्लोर में एक ही रूम एस, इसमें 3 रूम पी, इसमें 5 रूम डी, ये डी वाले 5 रूम ना, एस वाले 3 रूम, ठीक, और एफ वाले 7 रूम, ऐसे रहेंगे। तो दरवाजे के अंदर घुसे कॉलोनी में तो पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, पांचवा मकान, ऐसा बना हुए हैं। मकानों में उसके हिसाब से मंजिलें बने हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर, इसमें फर्स्ट फ्लोर, इसमें सेकंड फ्लोर, इसमें थर्ड फ्लोर, इसमें फोर्थ फ्लोर, ऐसे बने हुए हैं। और हर फ्लोर में कितने रूम्स रहेंगे ये भी बने हुए हैं। और रूम्स में किसी भी रूम में 2 ही व्यक्ति, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसा है। तो इस तरह से अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मंजिलें बनी हुई हैं तो ग्राउंड फ्लोर में एस करके सिर्फ एक रूम रहेगा, इसको अपन कक्षक कहेंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड करके 3 रूम रहेंगे। वैसे अगर सेकंड फ्लोर में बना हुआ है तो डी वाले 5 रूम रहेंगे। और अगर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर भी बना हुआ है तो फिर आपके उसमें एफ वाले भी रहेंगे। ठीक है, और इसमें कितने फ्लोर बने हुए हैं ये कोष के आधार पे है। पहले कोष में ग्राउंड फ्लोर, दूसरे कोष में ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, तीसरे कोष में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर, चौथे में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, उसके बाद फोर्थ फ्लोर, ऐसा बनते चले जाएगा। कोषों की संख्या पर निर्भर है कि उसके अंदर कितनी मंजिलें हैं, कितने उपकोष हैं, और हर उपकोष में कितने रूम्स हैं यानी कितने कक्षक हैं यह भी निर्धारित है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसमें रूम्स की संख्या यानी कि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी। कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। इससे बेहतर समझाना इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कैसे मैं समझा पाऊं इसको आपको। ठीक है, कक्षक और क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप से इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। ठीक है, मतलब कोष छोटे हैं, पास में है, कक्षक पास में है। इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है ना। तो आपको दिशा भी बताई गई है, किस दिशा में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं n, l और m द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो n बराबर 1 यानी नाभिक से पहले वाला कोष, 2 मतलब उसके बाद वाला, 3 वाला उसके बाद वाला, ऐसा ऊपर ऊपर जा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी और नाभिक से दूर होते चले जाएंगे। हाइड्रोजन उसके जैसे निकायों, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो पहले कक्षक में पाया जाएगा। वैसे हीलियम धन आयन, लिथियम 2 धन आयन, बेरिलियम 3 धन आयन आदि। तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा थे लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 को निकाल दिया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 को निकाल दिया। बेरिलियम में 4 थे तो 3 को निकाल देंगे, तो बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो काफी हद तक वो हाइड्रोजन परमाणु जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि उस एक बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले प्रोटॉन तो ज्यादा है ना भाई। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन थे अलग अलग कक्षकों में, है ना, ऐसा था। तो अब मान लो इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही बच रहे हैं लेकिन प्रोटॉन तो ज्यादा है ना नाभिक में, जो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से आकर्षित करेंगे। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा पास में रहेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर में, हीलियम का ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास में, और लिथियम का और पास में, बेरिलियम का और पास में। ये दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि हाइड्रोजन उसके जैसे निकायों यानी हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस आदि के लिए
अकेले ही कक्षक के आकार तथा ऊर्जा को निर्धारित करता है ना। तो एक ही कक्षक रहेगा तो उसमें ऊर्जा कितनी रहेगी, ये अलग बात है कि हाइड्रोजन का थोड़ा दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ऊर्जा रहेगी, हीलियम में थोड़ी और कम हो जाएगी, लिथियम में और कम, बेरिलियम में और कम, क्योंकि थोड़ा पास में आते जाएंगे ना, मतलब ज्यादा तेजी से आकर्षित कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटॉन है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोश का भी पता चलता है, शेल का पता चलता है। n का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। भाई मैंने कहा ना कि एक मंजिल है, दो मंजिल है, तीन मंजिल है, और हर मंजिल में रूम की संख्या बढ़ती जा रही है। n स्क्वायर द्वारा दिखाया जाता है कितने वहां पर कक्षक पाए जाएंगे। n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोश बनाते हैं, उन्हें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। तो कोश 1 2 3 4 को KLMNOP के द्वारा भी ऐसे दर्शाते चले जाते हैं। आप 1 2 3 4 लिखिए या KLMNOP लिखिए, वो जो हमने लिखा था ना कि पहला दूसरा तीसरा, उसके अंदर ऐसा लिखते गए थे, वो पहला दूसरा तीसरा जो है वो KLMN को भी दर्शाया जा सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ते जाता है ना, दूर होते जाते हैं कक्षक। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं, क्योंकि एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को धन आवेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उसमें ऊर्जा उतनी ज्यादा होती जाएगी। दिगंशी क्वांटम संख्या L को कक्षक क्वांटम संख्या, कक्षक कोणीय समय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट या भौम क्वांटम संख्या, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। यह उपकोष को दर्शाता है, घरों में मंजिलों को दर्शाता है, घरों की संख्या को दर्शाता है मुख्य क्वांटम संख्या, घर के अंदर मंजिल कितने हैं उसको दर्शाएगा L क्वांटम संख्या, और हर मंजिल में रूम कितने हैं इसको दर्शाएगा M क्वांटम संख्या। ये समझ लो, यह कक्षक के त्रिमीय आकार को परिभाषित करती है। n के दिए गए मान के लिए L जो है 0 से लेके n-1 तक होता है। जैसे मान लो n बराबर 2 रहेगा तो L बराबर रहेगा 0 और 1, ऐसा मतलब 0 से शुरू होगा और 1 कम रहेगा, 2 से 1 कम, ऐसा। मान लो n बराबर 3 लिखते हैं तो ये 0 1 और 2 हो जाएगा। मान लो n बराबर 4 लिखते तो 0 1 2 3 हो जाता। मतलब जितना n लिखे हैं उससे 1 कम तक लिखेंगे 0 से शुरू करके, ऐसा है, ठीक है। जैसे कि n के लिए दिए गए मान L के मान 0 1 2 3 4 n -1 हो सकते हैं। उदाहरण, जब n बराबर 1 होता है तो L का मान होता है 0, और 0 जो है ग्राउंड फ्लोर को दिखाता है। पहला घर है, पहला घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, ऐसा है। 2 के लिए यानी दूसरा घर है तो दूसरे घर में 2 फ्लोर हैं, कौन सा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये हुआ, ठीक, ऐसा है। और n बराबर 3, एक और गलती, 3 के लिए 3 मंजिल, कैसा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये ऐसा है, ठीक है। प्रत्येक कोश में एक या अधिक उपकोश या उप स्तर होते हैं और उसी को हम L से दर्शाते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या से। किसी मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या n के बराबर होती है ना। वो मतलब जितने नंबर का घर है उसमें मंजिलें भी उतनी रहेंगी। पहले नंबर का घर तो एक ही मंजिल ग्राउंड फ्लोर, दूसरे नंबर का घर तो उसमें 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तीसरे नंबर का घर तो उसमें 3 ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा। तो n के बराबर फ्लोर होते हैं उसमें, ठीक है। तो उपकोशों की संख्या n के बराबर। उदाहरण, पहला कोश है तो उसमें केवल एक उपकोश होता है जो 0 के बराबर लिखा जाता है, ये ग्राउंड फ्लोर है। n बराबर 2 यानी दूसरे कोश में आ गए तो इसमें 2 उपकोश, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तीसरे वाले घर में यानी तीसरे कोश में 3 उपकोश, ये देखिए 0 1 और 2 यानी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा है। n के अन्य मानों के लिए भी ऐसा लिखा जा सकता है, तीसरे चौथे के लिए भी लिखिए। किसी कोश के उपकोशों को दिगंशी क्वांटम संख्या L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। L के विभिन्न मानों के संगत उपकोशों को निम्नलिखित चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। L के मान कितने होते हैं तो 0 1 2 3 4 से शुरू करते हैं और n-1 तक ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मंजिलें हैं जिनको L से दर्शाए, उसके अंदर रूम को हम SPDF से दर्शाते हैं।
ठीक है, पहले ग्राउंड फ्लोर में एस, फर्स्ट फ्लोर में पी, देखिए ग्राउंड फ्लोर में एस, फर्स्ट फ्लोर में पी, सेकंड फ्लोर में डी, थर्ड फ्लोर में एफ, फोर्थ फ्लोर में जी, फिफ्थ फ्लोर में एच, ऐसा। तो एक्चुअली सिर्फ इतने फ्लोर तक ही पाए गए वाले हमारे पास तत्व हैं, एफ तक पाए जाने वाले, यानी कि 1 2 0 1 2 3 मंजिलों तक के ही घर हमारे तत्वों में पाए गए हैं। ठीक है, तो सारणी बना है 2.4 में दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए एल के संभव मान और संगत उपकोषों के संकेतन दिए गए हैं। ठीक है, ये यहां पर आगे कहीं पर सारणी है, ये सारणी है। ठीक है, तो n बराबर 1 है तो l बराबर 0 1 ही रहेगा। इसमें s नाम का 1s नाम का, चूंकि पहले कोश का है तो 1s लिखेंगे, तो पहला s जो है वो ग्राउंड फ्लोर हुआ। n बराबर 2 में n बराबर 2 में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों है, तो ग्राउंड फ्लोर में 1 रूम, फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम, p के नाम से, ऐसा। p जो है 3 होते हैं, जिसको सेकंड p इसलिए कहें क्योंकि दूसरे घर का ही है। पहले घर में सिर्फ 1, तो इसको 1s कहेंगे। दूसरे घर को दिखाता है 2s और 2p, मतलब दूसरे घर का ग्राउंड फ्लोर, दूसरे घर का फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में 1 ही रूम, फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम, इसमें ग्राउंड फ्लोर में 1, फर्स्ट फ्लोर में 3, सेकंड फ्लोर में 5 रूम, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 रूम है ना, ऐसा है। तो कक्षकों की संख्या के आधार पे, यानी घरों की संख्या के आधार पे उसमें मंजिलों की संख्या रहेंगी, और मंजिल जो होते हैं उनमें रूम की संख्या इस तरह से रहेगी। ठीक है, कक्षा के इनका महत्व। कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया था, नाभि के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति करता है, लेकिन हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत इस चीज को झुठला दिया कि इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना संभव है। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, इसके अस्तित्व को कभी भी प्रयोगों द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो कक्षक मतलब रूम वहां पर। यह परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन का वर्णन करता है। 3 क्वांटम संख्याओं NLM द्वारा दर्शाते हैं। इनका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर भी निर्भर करता है। वैसे साई का कोई भौतिक अर्थ तो होता नहीं, परंतु तरंग फलन के वर्ग अथवा साई स्क्वायर का भौतिक अर्थ होता है। किसी परमाणु के किसी बिंदु पर साई स्क्वायर उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है, मतलब यह बताता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी प्रायिकता कितनी है, उसकी संभावना कितनी है। प्रायिकता घनत्व प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है, घनत्व है ना, मतलब संभावना। साई स्क्वायर और एक छोटे आयतन जिसे आयतन अवयवों कहा जाता है का गुणनफल इलेक्ट्रॉन के उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसके आकार हम आपको बताता है वो। यहाँ कम आयतन लेने का एक कारण यह है कि साई स्क्वायर का मान त्रिम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है, परंतु एक छोटे आयन अवयव में इसके मान को स्थिर माना जा सकता है। ठीक है, आयन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धन आयन, आ जाते हैं तो ऋण आयन, तो जनरली धन आयन बनते हैं तो उसका मान निश्चित रहता है, उसके आयतन निश्चित रहते हैं। ठीक है, किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता साई स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का पता लगाना संभव है। ठीक है, हम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं इसको पता लगा सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं इसको 10 मिनट, ताकि ये चीज कंप्लीट हो जाए, समझ में आ जाए आपको और क्या चीज है। हालांकि बहुत ज्यादा बचा है, ये आधे घंटे करीब का बचा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमको कक्षकों की संख्या पता चलता है, रूम्स की संख्या पता चलती है, किसी मंजिल में कितने रूम्स हैं, है ना। जैसे पहली मतलब ग्राउंड फ्लोर है तो 1 ही रूम है ना। प्रथम मंजिल है तो 3 रूम है, द्वितीय मंजिल है तो 5 रूम है, फिर 7 रूम है। ऐसे मंजिलों में रूमों की संख्या पता चलती है, कमरों की संख्या पता चलती है, और इसमें हर एक रूम में दो इंसान यानी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।